हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 77 है। ओके, और इससे पहले हम 76 क्लास से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और आज हम इसमें करने वाले हैं 26 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। सो फर्स्ट है, 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, जवाहरलाल नेहरू का। ओके, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता भी की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। ओके, चलिए फिर अब हम आगे बात करें ऑप्शन में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, तो यह आईएनसी के सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में। ठीक है ना, आईएनसी की अध्यक्षता की थी उन्होंने 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने। और इन्होंने सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे आईएनसी के 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष तक। ओके, फिर हम बात करें कि अबुल कलाम ने कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी। तो इन्होंने जो पत्रिका चलवाई थी वो थी अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल इन्होंने पत्रिका चलवाई थी और इसके बंद हो जाने के कारण फिर इन्होंने अल बालाग की शुरुआत की थी। ठीक है ना, अल हिलाल के बाद अल बालाग पत्रिका चलवाई थी अबुल कलाम आज़ाद ने। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर ये इनकी पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, फिर अब हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और इन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1966 में। ठीक है, तो भारत की तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो ये थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। ठीक है, तो इन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1966 में। ओके, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने नारा भी दिया था। ठीक है ना, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ओके, फिर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, पेन चेंज कर लूँ 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिन्हें वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था बारदोली सत्याग्रह की औरतों ने, ठीक है। फिर वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक प्रतिमा भी है, इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह इनकी प्रतिमा का नाम है, जो कि गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ओके, तो ये है सारी इस क्वेश्चन में डिटेल्स, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा, जो भी मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस बताती हूँ। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है हमारा QR कोड, तो आप इस पर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश 2022 के अनुसार एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक परिवार को दिया जाता है, जिसमें वार्षिक घरेलू आय डैश होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ एक व्यक्तिगत पारिवारिक इकाई यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होगा। तो इसमें कितनी आय होनी चाहिए? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 1,25,000। तो इसमें जो आय होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 लाख, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में मौजूद क्रिस्टलीकरण अणुओं की पानी की संख्या कितनी होती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में मौजूद क्रिस्टलीकरण अणुओं की पानी की संख्या होती है 1/2। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी, जिसके कारण कारोबारी हिमनद का पिघलना और मंदाकिनी नदी का विस्फोट हुआ? तो किस वर्ष में उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी? 2012 में, 14 में, 13 में या 15 में? तो यह वर्षा हुई थी 2013 में, ठीक है, जिसके कारण कोराबारी हिमनद का पिघलना और मंदाकिनी नदी का विस्फोट हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आराम की अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस अंदर लेता है और छोड़ता है? तो आराम की अवस्था में, ठीक है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर से बाहर लेता है, ठीक है ना, सांस अंदर लेता है, ओके, और छोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा स्वराज यात्रा बस का डिजाइन और विकास डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी द्वारा किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों के समन्वय के लिए डैश के एक प्रोफेसर हैं। तो ये है कहाँ के प्रोफेसर? तो ये है IIT बॉम्बे के। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में डायोटोमिक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो जो तत्व प्रकृति में डायटोमिक अणु के रूप में मौजूद नहीं है वो है हीलियम, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, पतंगों और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नेपथिलीन बॉल्स किससे प्राप्त की जाती हैं? कोयला गैस या तारकोल या कोयला? तो जो पतंगों और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नेपथिलीन बॉल्स प्राप्त की जाती हैं, ये है तारकोल से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारकोल से। चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुणों का चयन कीजिए। तो पहला है, प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता क्योंकि अवतल पृष्ठ एक वक्रित पृष्ठ है, तो यह तो गलत है।
फिर है अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित एक प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन के पथ को पुनः अनुरेखित करती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों ए और बी गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को डैश कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। तो इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है ज़कात। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज़कात कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो पीएच पेपर को नीला कर देगा वो विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ग्राम पंचायती कार्य से संबंधित नहीं है? ब्लॉक समितियों के बजट की जांच व अनुमोदन करना, स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन, ग्राम सुविधाओं का विकास या स्थानीय करों का संग्रह। तो कौन सा ग्राम पंचायत कार्य से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है ऑप्शन ए, ब्लॉक समितियों के बजट की जांच व अनुमोदन करना। ओके, नेक्स्ट है। प्रतिरोध का मान दुगना हो जाता है यदि इसकी लंबाई डैश है अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए। तो प्रतिरोध का मान दुगना हो जाता है यदि इसकी लंबाई दोगुनी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोगुनी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की गति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मानव शरीर की गति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है तो है तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो वो राज्य जो पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं वो है केरल राज्य। राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट है। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में निर्धारित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है। अर्थशास्त्र में बहुगुणक को आय में वृद्धि के अनुपात को डैश में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है? देयता, ऋण, निवेश या जमा। तो अर्थशास्त्र में बहुगुणक को आय में वृद्धि के अनुपात को निवेश में, ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन सी, निवेश में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है अपक्षय बनने के साथ, गैस के विकास के साथ, रंग में परिवर्तन के साथ। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ये रंग में परिवर्तन के साथ और अपक्षय बनने के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड और वन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है। गांधी जयंती भारत में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाने के लिए डैश के महीने में मनाया जाता है? सितंबर, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर। तो गांधी जयंती जो कि भारत में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाने के लिए अक्टूबर में महीने में मनाया गया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अक्टूबर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। नेक्स्ट है। प्रेरित धारा डैश होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है? तो प्रेरित धारा ये अधिकतम होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर स्थित होती है। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, संघवाद की स्थापना या सामंतवाद को बढ़ावा देना। तो कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है सामंतवाद को बढ़ावा देना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है। लड़कियों को ऋतुस्राव के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य ये हमें बताना है।
तो पहला है लड़कियों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बा बंद स्नैक्स का सेवन करना चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 ही गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है? तो ये ले जाता है फ्लोएम। राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक तांबे का तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गतिमान है तो प्रेरित धारा की दिशा को डैश से ज्ञात की जा सकती है? तो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात की जा सकती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन नदियों में रात्रि नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो फरवरी 2022 में कौन नदियों में रात्रि नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है असम राज्य। राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से एक है? तो भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम ये है नई रोशनी। राइट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कौन से तत्व सिलिकॉन के सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो कौन से तत्व जो कि सिलिकॉन के सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो यह राइट आंसर ऑप्शन सी, सी और जी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम और 0.8 ओम के प्रतिरोधक 20 वोल्ट के वोल्टता श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। विद्युत परिपथ की नेट शक्ति क्या है? तो यहाँ हमें बताना है विद्युत परिपथ की नेट शक्ति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे P हमें ज्ञात करना है, भी हमें दिया गया है 20 और प्रतिरोध हमें निकालना है। तो इसे निकालेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, फिर है 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। तो इसका जो कैलकुलेशन निकलेगा तो यह आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम विद्युत परिपथ की नेट शक्ति का सूत्र लगाएंगे तो P बराबर V² अपॉन R। तो V हमारे पास कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर होगा, एक मिनट। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन R कितना दिया हमारे पास 2, तो 20 का स्क्वायर हुआ तो ये आ गया 400 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 200 वाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए तो अब हम आगे करते हैं। सो नेक्स्ट है, क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, महेंद्र सिंह धोनी। तो क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। ओके, नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? किसी प्रथम, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ना गलत हो गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा है कि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये ऑप्शन 1 है, फिर ये बी है, ये सी है और ये डी है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, हम यहाँ पे एक और ऑप्शन ले लेते हैं ई करके। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा तो वो होगा किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है ना, तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन नदी ये किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा, महानदी, नर्मदा या गोदावरी? तो जो सोन नदी है यह गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है ना, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गंगा नदी।
महानदी तो यह निकलती है सिहाबा पर्वत श्रेणी से, और नर्मदा नदी तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले, अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से यह निकलती है नर्मदा नदी। गोदावरी यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से। ओके, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। तो पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः जड़ें जो वायु संग्रहण करती हैं तो ये करती हैं मृदा कणों के बीच वायु स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 तक गिरीश चंद्र मुर्मू ने डैश का पद संभाला। तो 31 मार्च 2022 तक गिरीश चंद्र मुर्मू ने पद संभाला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का आकलन करता है। तो संभावनाओं का आकलन करता है बृहद आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है 12 वोल्ट की एक बैटरी इससे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर की धारा प्रदान करती है। 15 मिनट में इसे आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम 15 मिनट को इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम बराबर 50 × 60, तो ये आ जाएगा 900, ठीक है। तो 900 सेकेंड। अब हम आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वोल्ट कितना दिया है 12, तो धारा कितनी दी है 3 एम्पियर, और टाइम समय कितना दिया है यानी कि टाइम तो ये दिया है 900 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा। तो इसका सूत्र होता है E बराबर V × I × T। तो V है 12 × 3 × 900, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आएगा 32,000, ठीक है ना, 32,000। ओके, तो इसका आएगा 32,000 जूल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने आई लीग का खिताब जीता। तो 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने आई लीग का खिताब जीता, तो यह जीता है गोकुलम केरल FC। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोकुलम केरल FC ने आई लीग का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तत्व X को डैश में रखा गया है। तो तत्व X जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो इसे रखा गया है 18वें समूह में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 18वें समूह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है प्रत्येक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो ये तो सत्य है। फिर है युग्मक के निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पीय एक साथ आते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर है प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र लेती है, तो ये सही है। फिर है जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो ये भी सही है। तो जो असत्य है वो ऑप्शन बी, युग्म के निर्माण के समय 2 युग्मक विकल्पीय एक साथ आते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का एक उद्देश्य नहीं है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का उद्देश्य नहीं है। पहला है लाभार्थी लड़की की शादी के समय डीबीटी के माध्यम से नगद हस्तांतरण, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, ठीक है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का एक उद्देश्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है
एक छात्र एक रिबन लेता है और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, यह कौन सी प्रक्रिया हुई? तो एक छात्र एक रिबन लेता है और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ये कौन सी प्रक्रिया? तो ये प्रक्रिया है ऑक्सीकरण की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।